जय श्री राम बच्चों, मैं आपके बायोलॉजी का टीचर अर्जुन साहू आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई बायोलॉजी की वीडियो, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था कि जो जल का संबंध होता है पादपों के बीच में वो किस प्रकार से होता है, उसमें हमने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए थे। उसमें एक पढ़ा था हमने विसरण। फर्स्ट टॉपिक जो हमने सबसे मेन पढ़ा था विसरण पढ़ा था। विसरण के बाद हमने पढ़ा था पारगम्यता पढ़ा था। पारगम्यता पढ़ा था। पारगम्यता का मैंने बताया था कि दो कोशिकाओं में पदार्थ का एक कोशिका से दूसरी कोशिका को आर पार जाना पारगम्यता कहलाता है। नॉर्मल भाषा में समझाया भी गया था। अब आते हैं पारगम्यता के प्रकार। पारगम्यता के प्रकार में सबसे पहले मैं बात करूं तो पारगम्यता तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्यता या पारगम्य चयनात्मक पारगम्य। दूसरा आता है अर्ध पारगम्यता और तीसरी आती है अपारगम्यता। अलग अलग सबके बारे में एक एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है विभेदात्मक डिफरेंशियली या चयनात्मक सेलेक्टिवली पारगम्यता परमेबल। इसका मतलब क्या होता है चयनात्मक, इनका मतलब क्या होता है कि जब कोई कोशिका है, एक कोशिका है, आपको पता है कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका उसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली में से क्या हुआ कि जो पदार्थ है, देखो पदार्थ दो प्रकार का होता है। कोई भी, जैसे मैंने क्या करा, शक्कर डाल दी, एक पानी लिया, पानी में शक्कर डाल दी और दोनों को हिलाया तो क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन। जो विलयन होता है वो क्या होता है, दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, एक होता है विलय प्लस विलायक। ये मैंने आप लोगों को 11वीं क्लास में पढ़ाया भी था, विलय और विलायक के बारे में। विलयन क्या होता है, विलयन इज इक्वल टू विलय प्लस विलायक। विलायक क्या होता है, देखो याद रखने के लिए, अब पानी और शक्कर है, ये तो बन गई चाशनी। विलयन तो चाशनी है। अब चाशनी में पानी विलय है या विलायक है, शक्कर विलय या विलायक है। याद रखने का तरीका, एक चीज याद रखने के लिए कि अधिक मात्रा में शक्कर और पानी में से अधिक मात्रा में कौन होता है, पानी होता है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर मिलाते हैं चाशनी बनाने के लिए, तो ज्यादा कौन होता है, पानी। जो ज्यादा है उसका शब्द बड़ा है, जो ज्यादा है उसका शब्द बड़ा है, तो ये कहलाता है पानी। क्या कहलाता है, पानी। और जो दूसरा होता है विलय होता है, जो विलय होता है वो कहलाता है विलायक। भाई पानी ज्यादा मात्रा में है तो विलायक, और जो शक्कर है वो क्या कहलाएगी, विलय। याद रखने का तरीका, शक्कर है वो कम मात्रा में होती है तो ये शब्द भी छोटा, तो शक्कर विलय। जो कम मात्रा में होता है वो विलय, और जो अधिक मात्रा में वो क्या होता है, विलायक कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो विभेदात्मक और चयनात्मक होता है, इसमें क्या होता है, विलय और विलायक दोनों के जो अणु होते हैं, वो कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आते जाते रहते हैं। जो विलय और विलायक के दोनों के जो अणु होते हैं वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से एक कोशिका, ऐसे जाते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, विलय और विलायक में से जो विलायक के जो अणु होते हैं, जो विलय और विलायक दोनों होते हैं, दोनों में से क्या होता है, जो विलायक होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अधिक पारगम्य होता है, जबकि जो विलय होता है वो क्या होता है, कम पारगम्य होता है। दोनों ही पारगम्य है, दोनों ही जाएंगे, लेकिन कौन ज्यादा जाएगा, ये कम। तो इन्होंने चयन कर लिया कि किसको भेजना है, इसको ज्यादा भेजना है, इसको कम भेजना है। इन्होंने विभेद कर लिया कि इसको ज्यादा भेजना है, इसको कम भेजना है। तो इसे कहते हैं चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्यता। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अर्ध पारगम्यता।
अब इसके बाद में जो हमारा अर्ध पारगम्यता नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे कहते हैं सेमी परमेबल। सेमी परमेबल कहलाया जाता है अर्ध पारगम्यता। इसमें क्या होता है कि जो एक कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका झिल्ली होती है जिसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक झिल्ली होती है जिसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली ये होती है। ये क्या होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली? जैसे ये एक पात्र है, ठीक है, जिसमें ये कोशिका झिल्ली उपस्थित है। आप लोगों ने जब प्याज को छीलते हैं तो आपको उसमें सफेद पपड़ी देखी होगी, सफेद कलर की एक पन्नी टाइप कुछ निकलता है प्याज के अंदर, सफेद झिल्ली। आपने जब अंडा फोड़ते हैं तो अंडे के अंदर चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है सफेद, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली में क्या होता है, केवल 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 जल के अणु ही, जैसे मान लो जल प्लस शक्कर, शक्कर दोनों ही उपस्थित है एक विलयन में। लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्ली में क्या होगा, अर्ध पारगम्यता में क्या होगा कि केवल जल का ही अणु एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पार करेगा। अर्ध पारगम्यता में क्या होता है, अर्ध पारगम्य में क्या होता है, केवल जल का अणु ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पार करेगा, शक्कर का नहीं करेगा। इसे कहते हैं अर्ध पारगम्यता। जबकि विभेदात्मक में क्या था, जल और शक्कर दोनों के अणु पार कर रहे थे, लेकिन जल की मात्रा ज्यादा थी, इसकी मात्रा कम थी। लेकिन अर्ध पारगम्य में क्या होता है, जल का ही केवल अणु पारगम्य होता है, शक्कर का नहीं होता। इसके बाद में जो हमारा टेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अपारगम्यता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है अपारगम्यता, नाम से ही स्पष्ट है अपारगम्यता। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ भी चीज, मतलब ना तो विलय और ना ही विलायक, दोनों के अणु, मतलब जल और शक्कर या कोई सा भी विलायक हो, दोनों के अणु एक दूसरे से पारगम्य नहीं होते। जैसे एग्जांपल कॉर्क, आपने शैंपेन की बोतल देखी, उसमें ढक्कन लगा होता है, कॉर्क, कॉर्क एधा का केधा पढ़ा था आप लोगों ने, तो एक बार वापस देख लेते हैं। विभेदात्मक में क्या होता है, विभेदात्मक चयनात्मक में कि विलय प्लस विलायक दोनों ही पारगम्य होते हैं, लेकिन ये कम होता है, विलय कम होता है और विलायक ज्यादा होता है। चयनात्मक में विलय दोनों ही पारगम्य, विलय कम विलायक ज्यादा। अर्ध पारगम्य में केवल विलायक ही पारगम्य होता है, केवल विलायक, और इसमें दोनों ही अपारगम्य, न दोनों ही पार नहीं होते हैं। ये हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है पारगम्यता। इसके बाद में देखो दो टॉपिक हो चुके हैं, विसरण हो गया, विसरण के बाद में हो गया हमारा पारगम्यता। पारगम्यता के बाद में आता है तीसरा टॉपिक आता है परासरण। नेक्स्ट टॉपिक आता है परासरण। परासरण जो आता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कहा जाता है, ऑस्मोसिस परासरण। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोगों को केवल क्या करना है, विसरण याद रखना है। विसरण का हमने पढ़ा था, विसरण की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ा था कि जो पदार्थ के अणु होते हैं, पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, सांद्रता की और गति करते हैं। परासरण में हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था विसरण में, ये विसरण की डेफिनेशन थी। लेकिन अब परासरण में यही की डेफिनेशन है, लेकिन अंतर आता है पदार्थ। पदार्थ की जगह हम यूज लेंगे जल के अणु, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो ये तो बिल्कुल विसरण की दिशा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक अंतर आता है कि जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली, अभी मैंने पढ़ाया था अर्ध पारगम्यता, वही अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गति करते हैं, इसे कहा जाता है परासरण, ऑस्मोसिस कहा जाता है। कि जल के अणु, केवल मैंने याद रखना, परासरण में मैंने एक बात आपको डिफाइन कर
मतलब बता दी गई है एक बात कि ये आपको याद रखना है, जल जल याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं, कि जल के अणु ही गति करेंगे केवल, कि जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करते हैं, परासरण कहलाता है। यदि आपने अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगाई तो वो विसरण कहलाएगा। इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली आ जाती है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं आती। याद रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बच्चे करते हैं जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। गलत हो जाएगा, बच्चे इसी बात में रह जाते हैं, गलत हो जाएगा। आपको ये लिखना है कि पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करते हैं, इसे परासरण कहा जाता है। ये परासरण की डेफिनेशन थी, ऑस्मोसिस। फिर इसके बाद में क्या होता है, ऑस्मोसिस के लिए एक थ्योरी दी गई जिसे कीप थ्योरी कहा जाता है। एक थ्योरी थी जिसके बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है परासरण को समझने के लिए, वो आता है थीसल-कीप सिद्धांत। थीसल-कीप सिद्धांत। थीसल-कीप सिद्धांत पढ़ेंगे हम। क्या होता है इसमें, क्या करा, एक नली लेंगे, एक कीप लेंगे बिल्कुल, जिसे हम उल्टा रखेंगे, ठीक है। उल्टा रखकर इसका जो मुंह होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपन में घासलेट होता है, जैसे केरोसिन कहा जाता है या तेल होता है, उसको निकालने के लिए किसी छोटे से पात्र में उतारने के लिए एक ऐसी कीप बनी होती है, या केमिस्ट्री लैब में भी आपने देखा होगा, ऐसी कीप बनी होती है। अब इस कीप को क्या करा हमने, उल्टा कर दिया। उल्टा करके, ये कांच की कीप है, कांच की कीप है, इसको उल्टा करके एक पेपर बांधा, जैसे कहते हैं पार्चमेंट पेपर। ये पार्चमेंट जो पेपर होता है, इसे कहते हैं कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। कभी आपसे पूछा जा रहा है कि कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब आर्टिफिशियल जो खुद बनाई गई है वो पार्चमेंट झिल्ली, कोई कृत्रिम पारगम्य झिल्ली का एग्जांपल, अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जांपल बताओ, तो आपको ये बताना है पार्चमेंट पेपर। क्या करेंगे, इसके मुंह पर एक पार्चमेंट पेपर बांध देंगे, ठीक है। पार्चमेंट बांध दिया, पेपर बांध दिया। इसमें क्या करेंगे कि शक्कर गाढ़ा चाशनी, बिल्कुल चाशनी का घोल भर देंगे, घोल भर दिया चाशनी का, उसे यहाँ तक भरेंगे। और क्या करेंगे, इसे एक पात्र में लेंगे जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें इसको डुबो देंगे। अभी अगर हम मात्रा देखें तो यहाँ तक उसकी मात्रा उपस्थित है, जो पदार्थ है उसकी मात्रा कहाँ तक है, यहाँ तक उपस्थित है। थोड़ी देर बाद में जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो पदार्थ की मात्रा थी, जो पदार्थ था वो थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ गया है, ऊपर की ओर चढ़ गया है, ऊपर की ओर चढ़ गया। पानी का स्तर बाहर, पानी का स्तर कम हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा थी, ये पानी है और ये शक्कर का घोल, शक्कर का घोल है, तो यह शक्कर का घोल है या पानी है। तो क्या हुआ, यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा, यहाँ पर पानी कम, और ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या होगा, पानी की यहाँ सांद्रता अधिक, यहाँ सांद्रता कम, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश करना स्टार्ट कर देते हैं। पानी अंदर प्रवेश करा तो इसकी सांद्रता अंदर गाढ़ा तनुता बढ़ेगी और पानी ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, और पानी जैसे ऊपर जाने लग जाएगा तो उसका स्तर बढ़ जाएगा। ये सिद्धांत थीसल-कीप सिद्धांत कहलाता है, जिसके द्वारा पता लगा कि जो परासरण क्या होता है, परासरण में कौन गति करता है। भाई ये उल्टी पड़ी है तो शक्कर को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल क्या हुआ, इसमें पानी अंदर गया, पानी ही अंदर गया तो परासरण के बारे में पता लगा। उल्टा पड़ा है तो शक्कर आनी चाहिए, कुछ भी पदार्थ को उल्टा करते हैं किसी को तो वो बाहर निकलता है, जो भी पीछे होती है, लेकिन इसमें उल्टे की जगह वापस अंदर की तरफ गया। गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है उसको नीचे तरफ खींचने के लिए, लेकिन फिर भी पानी अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। यह हमारा थीसल-कीप सिद्धांत था, जो हमने पार्चमेंट याद रखना, पार्चमेंट अर्धपारगम्य में चली आती है। अब इसके बाद में आते हैं परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक आता है अंतःपरासरण और एक आता है बाह्य परासरण।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आता है परासरण के प्रकार, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण के प्रकार, परासरण दो प्रकार का होता है, एक आता है अंतः परासरण और एक आता है बाह्य परासरण। एक आता है अंतः परासरण, दूसरा आता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण और बाह्य परासरण का समझेंगे। देखो, दो शब्द आप लोगों को समझना है। एक शब्द आता है अति परासरी और एक आता है अल्प परासरी। अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन आप लोगों को याद रखना है, या आप लोग अपने नोट जब बनाओ तो ये ऐसे लिख लेना, अति परासरी परासरी। और एक शब्द आता है हमारे पास अल्प परासरी विलयन। अति परासरी और अल्प परासरी विलयन में अंतर क्या है? अल्प और ये अति। अल्प परासरी और ये अति परासरी। अल्प का मतलब होता है कि इसमें गाढ़ापन, याद रखने के लिए तरीका याद रख लो। अल्प का मतलब है गाढ़ापन कम, मतलब जो शक्कर है, चाशनी है, एक तो गाढ़ी होती है और एक बिल्कुल पतली होती है। तो इसमें क्या होगा? गाढ़ापन कम और इसमें गाढ़ापन अति ज्यादा। इसमें अल्प और इसमें कम। तो भाई गाढ़ापन कम कब होगा, गाढ़ापन कम कब होगा, गाढ़ापन ज्यादा कब होगा? जब विलयन में पानी की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा अधिक होगी तो गाढ़ापन कम, तो अल्प परासरी। और यहाँ पर क्या होगी? पानी की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा यहाँ पर अति परासरी विलयन। पानी की मात्रा कम, यहाँ पर पानी की मात्रा अति परासरी, पानी की मात्रा कम। शक्कर में पानी की मात्रा घोल है, चाशनी, उसमें पानी की मात्रा कम हो गई तो गाढ़ापन ज्यादा। और इसमें अल्प परासरी, अल्प मतलब गाढ़ापन कम, तो पानी की मात्रा ज्यादा। ये दो प्रकार समझ में आ गया। इन दोनों के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है। तो अंतः परासरण में क्या होता है कि ऐसा विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसको नाम होगा अल्प परासरी विलयन। क्या बोलेंगे इसको? अल्प परासरी विलयन। ऐसा विलयन, अल्प परासरी विलयन, जिसमें क्या करा? किशमिश, जो किशमिश होती है, मतलब जो अंगूर होता है वो बिल्कुल पिचका हुआ, जो किशमिश होती है उसको रख देवे। अल्प परासरी में क्या होगा? अल्प परासरी में मतलब क्या होगा? पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा। पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा। तो ऐसा विलयन जिसमें किशमिश अगर मैंने रख दिया, जैसे ये पात्र है, इसमें मैंने पतली पिचकी भी अगर मैंने किशमिश रख दी, तो क्या होगी? किशमिश थोड़ी देर बाद में पानी अंदर जाएगा, किशमिश में पानी अंदर जाएगा तो किशमिश क्या जाएगी? फूल जाएगी। ये क्या हुआ? अंतः परासरण। इसमें पानी क्या हुआ? बाहर से कोशिका के अंदर गया, बाहर से अंदर गया, इसलिए इसको कहते हैं अंतः परासरण, जिसके कारण क्या हुई? किशमिश फूल गई। बाह्य परासरण में क्या होता है? इसके अंदर देखो, इसमें अल्प परासरी विलयन लिया, अल्प परासरी विलयन लिया जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी तो किशमिश फूल गई। इसमें लेंगे अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन लेंगे, मतलब गाढ़ापन क्या होगा? ज्यादा और पानी की मात्रा क्या होगी? कम। पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी, जिसके कारण क्या होगा? अगर हम अंगूर को ऐसे विलयन में रखेंगे तो इससे क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। पानी क्या होगा? बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंगूर में पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है, गाढ़ापन ज्यादा है, इसकी और इसमें से पानी बाहर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? अंगूर पिचक जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं पानी बाहर आया, इसलिए कहते हैं बाह्य परासरण कहा जाता है। ये हमारे बहुत से परासरण के बारे में बता दिया। परासरण क्या होता है? हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। परासरण पढ़ लिया, फिर इसके बाद में हमने पारगम्यता पढ़ ली। पारगम्यता में हमने 3 टॉपिक पढ़े, चयनात्मक, विभेदात्मक, चयनात्मक या विभेदात्मक। फिर उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा वो हमारा पढ़ा, उसी के अंदर हमने पढ़ा था अधपारगम्यता। फिर एक तो टॉपिक पढ़ा था अपारगम्यता। नेक्स्ट हमने पढ़ा परासरण। परासरण के बारे में पढ़ लिया। परासरण 2 प्रकार की, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। इसमें 2 टाइप पढ़े, अल्प परासरी और अति परासरी। ये दोनों को समझा, इनके द्वारा हमने परासरण को समझ लिया। इसके बाद में अब आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा
जीव द्रव्य कुंचन के बारे में अब अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो नई वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।